आज का लेक्चर पार्ट 3 जो कि झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाएं, इसी का सेकेंड क्लास है ये। और इस लेक्चर में बच्चे सारी जनजातियों का शासन व्यवस्था को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि चैप्टर नंबर 20 मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से। और ये किस जनजाति से संबंधित है? ये हो जनजाति से संबंधित है। हो जनजातियों की जो पारंपरिक एक शासन व्यवस्था चली आ रही है, उसी को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में किस शासन व्यवस्था को देखा जाता है, तो हो जनजातियों का जो ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, इसे ही भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। और इसे मंजूरी, इस शासन व्यवस्था को मंजूरी किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रदान किया था? तो एक अंग्रेज अधिकारी था थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन के द्वारा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मंजूरी दिया गया था। और ये हो जनजाति जो है वो किसकी उप शाखा है? तो मुंडा जनजाति या मुंडा समाज का ही एक उप शाखा है हो जनजाति। इसके अलावा खड़िया जनजाति भी मुंडा समाज का ही एक उप शाखा है। तो मुंडा जनजाति के अंतर्गत क्या था कि जो ग्राम पंचायत होते थे, उनके जो प्रमुख है, ग्राम पंचायत का प्रमुख, उसी को मुंडा कहा जाता था। ऐसे कई ग्राम पंचायत को यदि मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता था, जिसका प्रमुख जो है वो मानकी होता था। तो इसी शासन व्यवस्था को, जिसमें मुंडा भी है, मानकी भी है, और दोनों ही प्रधान है, प्रमुख है, एक ग्राम पंचायत का प्रमुख और दूसरा जो है वो एक से ज्यादा जो ग्राम पंचायत को मिला के एक पट्टी का निर्माण हो रहा है, उसका जो प्रमुख है वो मानकी। इन दोनों को मिला के इस शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पद या शब्द दिए गए हैं, फिर उससे संबंधित तथ्य दिया गया है। सबसे पहला पद है मुंडा का, जो कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में किसी गांव के जो प्रधान होते हैं उन्हीं को मुंडा कहा जाता है। मुंडा किसे कहा जाता है इस शासन व्यवस्था में? तो गांव का जो भी प्रधान है उसे मुंडा कहा जाता है। और मुंडा के पास क्या क्या कार्य रहते हैं? तो प्रशासनिक, न्यायिक और लगान यानी कर या टैक्स लेने का, एकत्रित करने का कार्य, ये तीनों कार्य जो है वो मुंडा के पास रहता है। नेक्स्ट है डाकुआ, जो कि मुंडा का ही सहयोगी होता है। और जो भी मुंडा निर्णय लेते हैं या जो भी आदेश देते हैं, वो गांव वालों यानी गांव के लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो डाकुआ करता है। नेक्स्ट पद है मानकी, जो कि 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण होता है, और उसी पढ़ा का जो प्रमुख होता है उसी को मानकी कहते हैं। मानकी द्वारा जो भी आयोजित सभा है, वहां पे सभी मुंडा और डाकुआ की उपस्थिति जो है वो होती है। मुंडा भी उपस्थित होता है, डाकुआ भी उपस्थित होते हैं मानकी के द्वारा जो भी सभा आयोजित किया जाता है उसमें, और जिसमें कि सर्वसम्मति, सबकी सहमति से कोई भी मामला है उसका निपटारा किया जाता है। उसके बाद है पीर पंच। तो पढ़ा का ही जो न्यायिक प्रधान है उसी को पीर पंच कहते हैं। पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। फिर है तहसीलदार। तहसीलदार क्या होता है? गांव का जो राजस्व अधिकारी होता है उसे तहसीलदार कहा जाता है, और जो कि क्या काम करता है? जो लगान वसूली का कार्य करता है। तहसीलदार का काम क्या है? मेन रूप से ये लगान वसूली का कार्य करता है। उसके बाद है दिवरी। दिवरी क्या होता है? गांव का जो धर्म के मामले में प्रधान होता है, गांव का धार्मिक प्रधान दिवरी कहलाता है, जो कि पूजा पाठ, पर्व त्योहार आदि, शादी विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करता है। पूजा पाठ, पर्व त्योहार, और ये शादी होगा, शादी विवाह और आदि ऐसे बहुत सारे धार्मिक जो अनुष्ठान है उसको संपन्न कराने का काम वो दिवरी करता है। ये धर्म से रिलेटेड जो भी विवाद है, धार्मिक विवाद का जो भी मामला है, उसे सुलझाने का भी कार्य करता है दिवरी। उसके बाद है यात्रा दिवरी। तो इसी दिवरी का ही सहयोगी होता है यात्रा दिवरी। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 21, जो कि है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ये किस जनजाति से संबंधित है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है वो खड़िया जनजाति से संबंधित है। खड़िया जनजाति की जो पारंपरिक एक शासन व्यवस्था है उसी को ढोकलो सोहर या ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और ये भी खड़िया जनजाति भी मुंडा समाज का ही एक उप शाखा है। अतः इसका जो भी शासन करने की पद्धति है वो मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप जो है वो दिखाई पड़ती है इनके शासन व्यवस्था में भी, जिसमें ये जो दो वर्ड है, एक ढोकलो और दूसरा है सोहर। ढोकलो का अर्थ क्या होता है? बैठक, जो मीटिंग बैठती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, वो बैठक जो है वो ढोकलो का अर्थ होता है। दूसरा वर्ड जो है वो है सोहर। सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। उस बैठक में जो एक अध्यक्ष का काम करेगा, मेन जो रहेगा वो सोहर अध्यक्ष। उसके बाद ये जो खड़िया जनजाति है, मेन रूप से कितने प्रकार के खड़िया जनजाति होते हैं? तो मुख्यतः 3 प्रकार के खड़िया जनजाति है। एक दूध खड़िया, दूसरा ढेलकी खड़िया, और तीसरा जो है वो पहाड़ी खड़िया। और पहाड़ी खड़िया को सबर खड़िया भी कहा जाता है। दूध, ढेलकी और पहाड़ी या फिर सबर खड़िया। और तीनों का जो अपना अपना शासन करने की एक पद्धति है वो थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है तीनों में शासन करने की पद्धति में। उसके बाद है 1934-35, 1934-35 के लगभग जो खड़िया जनजाति के लोग हैं, इन्होंने अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए एक महासभा का गठन किया। उस महासभा का नाम है अखिल भारतीय महासभा। इसका गठन किया और जिसे कि ढोकलो के नाम से जाना गया।
जो ढोकलो शहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया। इस महासभा के द्वारा किस चीज़ का समर्थन किया गया? तो जाति प्रथा का समर्थन किया गया, जबकि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। तो एक किसी चीज़ का इन्होंने समर्थन किया है और किसी चीज़ का विरोध किया है। तो जो ढोकलो शहर महासभा का जो गठन हुआ है 1934-35 के लगभग में, उस टाइम पे जाति प्रथा का समर्थन किया गया है, जबकि जो पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था, इसका विरोध किया गया है। फिर ढोकलो शहर शासन व्यवस्था से भी जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पद शब्द दिए गए हैं, फिर उससे संबंधित तत्व। पहला पद है महतो का पद, और ये परंपरागत रूप से देखा जाए तो जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता है। जो भी लोग गांव बसाए थे इनमें खड़िया जनजातियों में, उनमें जो भी गांव बसाए थे उन्हें क्या कहा गया? उन्हें महतो कहकर पुकारा गया, महतो कहकर संबोधित किया जाता है। और महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति भी माना जाता है। गांव का मुख्य व्यक्ति किसे माना जाता है? महतो को माना जाता है। और ये महतो का जो पद है वो कैसा होता है? वंशानुगत होता है। और ये गाँव वालों की सहमति से महतो जो भी है उसको बदला भी जा सकता है। यदि गाँव वाले जो है किसी एक व्यक्ति के प्रति सहमति नहीं दिखाते हैं, वो महतो के पद पर रहे, तो उनको हटाया भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है। गांव के पंचायतों में महतो जो है वो अनिवार्य रूप से भाग लेता है। गांव का जो पंचायत होता है उसमें जो गांव का मुख्य व्यक्ति होगा उसे जरूर रहना है, अनिवार्य रूप से उनको भाग लेना ही है। और किसी दंड से संबंधित फैसले में महतो की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण भी होती है, कि कोई व्यक्ति को यदि दंड देना भी है तो उससे संबंधित जो भी फैसला होगा उसमें महतो की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। नोट, जो ये पहाड़ी खड़िया है, ये गांव के पहाड़ी खड़िया गांव का जो प्रधान है उसको डंडिया कहा जाता है। एक गांव किसका है? पहाड़ी खड़िया का लोगों के, पहाड़ी खड़िया जनजाति जो लोग हैं उनका एक गांव है, उसमें जो प्रधान होगा उसको डंडिया कहा जाता है। और जो पहाड़ी खड़िया गांव है उनका जो धार्मिक प्रधान है उसको दिहुरी कहा जाता है। डंडिया और दिहुरी, और दिहुरी जो है वो धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया के कार्यों में भी सहयोग करता है। तो ये दिहुरी जो है वो धर्म से रिलेटेड कार्य तो करेगा, उसके साथ ही जो भी गाँव का प्रधान है जिसको डंडिया कहा जाता है उनके कार्यों में भी सहयोग करता है ये दिहुरी। उसके बाद नेक्स्ट है छंदिया। जो खड़िया गांव है उनका जो ग्राम पंचायत है उसको छंदिया कहा जाता है। खड़िया गांव के जो ग्राम पंचायत है उसको छंदिया कहा जाता है। छंदिया का जो मुखिया है उसको प्रधान कहा जाता है। ग्राम पंचायत को छंदिया कहा जाता है और उस ग्राम पंचायत यानी उस छंदिया का जो मुखिया रहेगा, मेन रहेगा, उसको प्रधान कहा जाता है। नेक्स्ट है नेगी। ये गांव के मुखिया का सहयोगी होता है। गांव का जो भी मुखिया है उसका साथ देने वाला, उसका जो सहयोगी है उसको नेगी कहा जाता है। और ये गांव के मुखिया का संदेश वाहक भी होता है। गांव का जो भी मुखिया उसका सहयोगी भी है, उसका संदेश वाहक भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है धीरा। ये खड़िया समाज में जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है। जो जातीय पंचायत है खड़िया समाज में उसी को धीरा कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख है उसको क्या कहते हैं? बंदिया कहते हैं। प्रमुख बंदिया कहलाता है। उसके बाद खूट, अंतरग्रामीण, 2 या 2 से अधिक गांव के बीच में जो संबंधित जो भी चीज़ है उसको अंतरग्रामीण। और उन अंतरग्रामीण जो विवाद है उसका निपटारे के लिए सभी गोत्र के गांवों द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र जो है वो निर्मित किया जाता है, जिसे खूट कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक गांव है, गांव के बीच में कोई विवाद हुआ तो उसका निपटारा के लिए सभी गोत्र, जितने भी तरह के गोत्र के लोग हैं, गांव वाले हैं, उनके द्वारा मिलकर एक प्रशासन तंत्र का जो निर्माण किया जाता है। क्षेत्रीय, अपने क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र जो है वो निर्मित किया जाता है और उसी प्रशासन तंत्र को, क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र को खूट कहा जाता है। नेक्स्ट है करटाहा। करटाहा इस शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। करटाहा ये 20 से 25 गांव के लोग पंचायत में किसी भी योग्य व्यक्ति को करटाहा का पद पर नियुक्त करते हैं। 20 से 25 गांव के लोग रहेंगे और पंचायत है, वहां पे जो भी व्यक्ति योग्य है उस व्यक्ति को करटाहा का पद के लिए नियुक्त कर देते हैं। और इस पद पर किसी ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और सामाजिक रीति रिवाजों के लिए जो जानकार व्यक्ति है वैसा व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है करटाहा के पद के लिए, जो कि ईमानदार भी होना चाहिए, न्यायप्रिय भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए और जो भी उनके समाज का रीति रिवाज है उसका जानकारी भी उनके पास होना चाहिए। वैसे व्यक्ति को करटाहा के पद पर नियुक्त किया जाता है। और करटाहा का पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता है। करटाहा का पद वंशानुगत नहीं होता है। करटाहा को किसी प्रकार का वेतन भी प्रदान नहीं किया जाता, कोई भी इनमें वेतन भी नहीं दिया जाता है। करटाहा को न वंशानुगत होता है न वेतन भोगी होता है। यह गाँव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। जो भी गाँव की जो भी शासन व्यवस्था है उसको ये चलाता है करटाहा, और गाँव के विवाद और अन्य जो भी समस्या है उसका समाधान भी करता है करटाहा। और प्रत्येक गांव का करटाहा जो है वो अपने गांव से संबंधित जो भी घटना या समस्या है उसकी सूचना जो है वो किसे देने का कार्य करता है? तो सोहर को देने का कार्य करता है।
और ये विभिन्न विवादों के फैसले से राजा को अवगत भी कराता है। करटाहा जो है वो प्रत्येक गांव का एक एक करटाहा होगा, और वो गांव वाले जो जिनको करटाहा चुनेंगे वो करटाहा अपने गांव से जुड़ा हुआ जो भी घटना है या कोई समस्या है उस गांव में, इसकी सूचना किसे देता है, तो सोहर को देने का कार्य करता है करटाहा। और ये विभिन्न विवादों के फैसले से, जो भी अलग अलग विवाद है उसके फैसले से राजा को भी अवगत कराता है। फिर करटाहा जो है वो पूजा पाठ द्वारा उन परिवार के शुद्धिकरण यानी भात भितार का कार्य भी करता है जिन्हें अशुद्ध घोषित किया गया है। तो जिस परिवार को अशुद्ध घोषित कर दिया गया है किसी वजह से, उनको फिर से अपने समाज में वापस लेना यानी उनका शुद्धिकरण करना या भात भितार करना उन परिवारों का, वो कार्य भी कौन करता है? पूजा पाठ के द्वारा कौन करता है? तो करटाहा ही करता है भात भितार का कार्य। उसके बाद जो यौन संबंधी अपराध है उनकी दशा में जो भी व्यक्ति दोषी है उसे बिटलाहा की सजा देकर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। नियमों की अवहेलना करने पर करटाहा को पद से हटाया जा सकता है। यदि करटाहा जो है उनके लिए जो भी नियम कानून है वो सब यदि ये पालन नहीं करता है तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। करटाहा के ऊपर का जो पदाधिकारी है उसको क्रमशः रेड, परगना राजा तथा खड़िया राजा कहा जाता है। तो करटाहा के ऊपर के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो करटाहा के ऊपर होते हैं रेड, और फिर रेड के ऊपर होता है परगना राजा, परगना के ऊपर होता है खड़िया राजा। तो इस तरह से ये सीरीज है। सबसे ऊपर में कौन है? खड़िया राजा है, और सबसे नीचे यहाँ पे कौन है? करटाहा। उसके बाद है खड़िया घाट। ये जो खूट है यानी अंतर ग्रामीण पंचायत, 2 या 2 से अधिक गांव वाले मिलकर जो पंचायत का निर्माण कर रहे हैं वो हो गया खूट, और उसका जो अध्यक्ष है वो किसी करटाहा को आपस में ही चुना जाता है। जो अलग अलग गांव के करटाहा चुने गए हैं उन्हीं करटाहा में से किसी एक को खूट का अध्यक्ष चुना जाता है, और इस पद को खड़िया घाट कहा जाता है। इसी पद को क्या कहते हैं? खड़िया घाट। किसको? तो खूट का जो अध्यक्ष होता है उसी को खड़िया घाट कहा जाता है, जो कि किसी करटाहा में से को आपस में ही से चुना जाता है। नेक्स्ट है ढोकलो। तो संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक जो होती है उसको ढोकलो के नाम से जाना जाता है। जो खड़िया समाज की बैठक है, मीटिंग है, उसी को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। और खड़िया जनजाति द्वारा साल भर में ढोकलो का आयोजन किया जाता है वार्षिक रूप से। साल भर में एक बार जो है ये मीटिंग या बैठक का आयोजन किया जाता है, यानी ढोकलो का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी गाँव के जो प्रमुख प्रतिनिधि है वो लोगों को शामिल होना है, जैसे कि महतो, पाहन, करटाहा, ये सबको शामिल होना है। जो भी प्रमुख प्रतिनिधि है गाँव के, उनको इस ढोकलो के आयोजन में शामिल होना है। इस बैठक के आयोजन से संबंधित जितनी भी तैयारियां करनी रहेगी उसकी जिम्मेदारी जो है वो करटाहा का होता है। करटाहा क्या करता है? उसकी जिम्मेदारी क्या है? तो जो साल भर में एक बार ढोकलो का आयोजन हो रहा है, बैठक का आयोजन हो रहा है, उसके लिए जो भी तैयारियां चाहिए वो सारी तैयारियों का जिम्मेदारी जो है वो करटाहा का होता है। और जो ढोकलो सोहर है, तो ये ढोकलो सोहर प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर का जो मतलब कि जो मीटिंग हो रहा है उसका जो अध्यक्ष चुना जाता है वो अध्यक्ष हर 3 साल में होता है। मीटिंग हर साल होता है, लेकिन उसका जो अध्यक्ष जो मेन चुना जाएगा उस मीटिंग का वो हर 3 साल में चुना जाता है। संपूर्ण खड़िया समाज के राजा ढोकलो सोहर, इसको प्रत्येक 3 वर्ष में इसका चुनाव होता है और लोगों द्वारा इस सभा के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद है ढोकलो सोहर। तो ढोकलो का जो सभापति है वो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। ढोकलो का जो भी सभापति होगा वो पूरे खड़िया समाज का राजा होता है और जिसे ढोकलो सोहर कहा जाता है। और इसका चयन जो है वो ढोकलो में लोगों द्वारा किया जाता है। ढोकलो में उस मीटिंग में उस बैठक में लोगों के द्वारा ही इसका चयन किया जाता है, उसके अध्यक्ष का। बड़े मुकदमों का निर्णय जो है वो राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से किया जाता है। बड़े बड़े जो मुकदमे हैं उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो राजा खुद करता है, अपने मंत्रियों की सहायता लेता है और बड़े बड़े मुकदमों का निर्णय लेता है। उसके बाद है लिखाकड़। जो राजा का सचिव या मंत्री होता है उसे लिखाकड़ कहते हैं। राजा का सचिव या मंत्री लिखाकड़ कहलाता है। राजा को सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। तो लिखाकड़ जो है वो राजा का सचिव या मंत्री होता है और राजा को सामाजिक मामले में, जो सामाजिक कार्य है उसमें, राजनीति के कार्य में, राजनीतिक और जो प्रशासनिक कार्य है, इन तीनों कार्यों में सहायता करने का काम जो है वो लिखाकड़ करता है। उसके बाद है तिंजोकड़। तिंजोकड़ जो है वो राजा का खजांची होता है। खजांची मतलब उनके जो इनकम हो रहे हैं, जो खर्चे हो रहे हैं, उसका विवरण तैयार करता है तिंजोकड़। तिंजोकड़ जो है वो राजा का खजांची होता है, मतलब कि राजा का जो भी आय और व्यय है उसका विवरण जो है वो तैयार करने का काम करता है तिंजोकड़। उसके बाद है देवान। राजा का सलाहकार होता है देवान। देवान राजा का सलाहकार होता है और विभिन्न प्रशासकीय मामलों को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है देवान। अलग अलग प्रशासकीय मामलों को चलाने का, उसका संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देवान।
उसके बाद है पाहन या फिर कालो। तो गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे पाहन या कालो कहा जाता है। धार्मिक प्रधान पाहन या कालो। इसे विभिन्न पर्व त्योहार जैसे कर्मा, फागु पूजा, शादी विवाह आदि के अवसर पर पूजा पाठ के लिए बुलाया जाता है, किसे, पाहन या कालो को। और ये पाहन या कालो का पद जो है वो वंशानुगत होता है, लेकिन यदि गांव वाले चाहेंगे तो उनको अपनी सहमति दिखाकर उनको हटा भी सकते हैं। लेकिन गांव वालों की सहमति से किसी पाहन या कालो को जो वंशानुगत पद पर बैठा हुआ है उसे हटाया भी जा सकता है। पाहन को गांव वालों की ओर से जो जमीन दी जाती है उसे पहनई जमीन कहा जाता है। पाहन को गांव वालों की ओर से दी जाने वाली जमीन पहनई जमीन कहलाता है। नेक्स्ट, अन्य तथ्य में इस समाज में गांव के झगड़ों का निपटारा करता है महतो, पाहन, करटाहा और अन्य बुजुर्गों के द्वारा, और सामूहिक रूप से ये लोग सब एक जगह एकत्रित होते हैं और गांव के झगड़ों का निपटारा करते हैं। विवादों के निवारण से संबंधित सभा में महतो की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है। किनकी उपस्थिति अनिवार्य है? यदि कोई विवाद है उसका निवारण करना है तो उससे संबंधित जो भी बैठक होगा, सभा होगा, उसमें किसका रहना अनिवार्य होता है? तो महतो की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है और सर्वसम्मति से ही दंड आदि का निर्णय किया जाता है। इस समाज में यौन संबंधी जो अपराधी है उसको मांझी परगना शासन व्यवस्था की सजा, जो कि बिटलाहा थी, उसी की भांति समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट, जो अन्य जनजातियों की शासन व्यवस्थाएं हैं उसको जितने भी बच गए उनको इसमें दिया गया है। चैप्टर नंबर 22 है अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। झारखंड के अन्य जनजातियों की स्वशासन व्यवस्था या जातीय पंचायत से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो दिया गया है। तो झारखंड में टोटल कितनी जनजातियां पाई जाती है? टोटल 32 जनजातियां थी, लेकिन नया एक और जनजाति जुड़ा है, पुरान जनजाति। तो इस तरह से टोटल अभी झारखंड में 33 जनजाति हो गया है और इन सभी जनजातियों में अपने शासन को चलाने के लिए कोई ना कोई शासन व्यवस्था विद्यमान है। और इनमें से प्रमुख जनजातियों की स्वशासन व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसका विवरण जो है वो पीछे के जो चैप्टर्स थे, अध्याय थे, उसमें दिया जा चुका है। और जो बचे हुए अन्य जनजातियों की व्यवस्था है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होगा। और इसका फिर विवरण नीचे दिया जा रहा है। जैसे कि पहला जनजाति इसमें दिया है लोहार या फिर लोहरा या लोहार जनजाति। इनका क्या था कि इनका जो शासन व्यवस्था है वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है। तो लोहार या लोहरा जनजाति की कोई भी संगठित शासन व्यवस्था जो है वो नहीं है, लेकिन इनका जो भी जाति के लोग हैं उनमें जो भी समस्या होती है उनको सुलझाने के लिए उनकी जाति का ही एक पंचायत बना दिया गया है। तो परंतु अपनी जातिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए इनकी जाति पंचायत होती है। लोहार या लोहरा में क्या होता है? जाति पंचायत होता है। इनके जाति के लोगों का एक पंचायत बना हुआ है जहाँ पे इनके समस्याओं को सुलझाया जाता है। दो गांव के बीच का यदि विवाद है उसका निपटारा करना है तो उसके लिए 2 या 2 से अधिक गांव वालों सारे लोग मिलकर एक अंतर ग्रामीण परिषद का निर्माण करते हैं। तो वही निर्मित जो अंतर ग्रामीण परिषद है उनके द्वारा ही 2 या 2 से अधिक गांव के विवादों का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट है भूमिज जनजाति। इस जनजाति की जो जातीय पंचायत है, इनके जाति के लोगों का जो एक बना हुआ पंचायत है, जातीय पंचायत, इसका जो मुखिया होगा, मेन होगा, उसको क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। तो भूमिज जनजाति के जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। और ये प्रधान का पद भी कैसा होता है? वंशानुगत होता है। और इस जनजाति में पिता की जो संपत्ति है उसका बंटवारा भाइयों में बराबर किया जाता है, पैतृक संपत्ति का बंटवारा। और यदि किसी परिवार में पुत्र ही नहीं है तो उसमें क्या होगा? यदि पुत्री है तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार हो जाता है। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है। भूमिज जनजाति में क्या है कि सेम गोत्र के लड़का और लड़की का विवाह जो है वो नहीं होता है, मान्य नहीं है। नेक्स्ट है माहली जनजाति। इसमें भी कोई संगठित शासन व्यवस्था जो है वो नहीं है, लेकिन गांव स्तर पर पंचायत का गठन इनमें किया जाता है, गांव के स्तर पर। और इसी के माध्यम से गांव में यदि आपसी जो भी विवाद हुआ उसका समाधान किया जाता है। और इस जनजाति के जातीय मामलों का समाधान के लिए 12 गाँव की सभा का गठन किया जाता है, जिसे पर्चा कहा जाता है। तो एक वर्ड आ गया माहली जनजाति में, पर्चा। पर्चा किसे कहा जाता है? तो इनके जातीय मामलों का समाधान के लिए पर्चा का निर्माण किया जाता है, जो कि 12 गांव की जो मीटिंग होती है, 12 गांव के लोग सभा करते हैं, उसका गठन किया जाता है इसमें, और जिसे कि पर्चा कहा जाता है। अपराधी को आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के दंड जो है वो माहली जनजाति में दिए जाते हैं। आर्थिक दंड भी मिलता है, शारीरिक दंड भी दिया जाता है। जो गंभीर अपराध के दोषी है उनको सामूहिक भोज देने की सजा जो है वो सुनाई जाती है। नेक्स्ट है माल पहाड़िया जनजाति। इनकी जो शासन व्यवस्था है इसमें ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको मांझी या मुस्तगिरी कहते हैं, मांझी या मुस्तगिरी।
किसे कहा जाता है? तो माल पहाड़िया जनजातियों में जो स्वशासन व्यवस्था है उसमें ग्राम पंचायत का जो प्रधान है उसे मांझी कहते हैं या मुस्तगिरी कहते हैं। जो मांझी का सहायता करता है उसको गोड़ाइत तथा दीवान कहते हैं। तो मांझी या मुस्तगिरी की सहायता कौन करता है? दो लोग करते हैं, गोड़ाइत और दीवान करते हैं। पंचायत का फैसला जो है वो सभी को मानना होता है, और यदि कोई व्यक्ति निर्णय की अवहेलना करता है, पंचायत जो भी फैसला लिया उसको यदि नहीं मानता है, तो उस व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। दो या अधिक गांव के जो विवाद है उसको एक अंतर ग्रामीण पंचायत के द्वारा सुलझाया जाता है, और उस अंतर ग्रामीण मतलब दो या दो से अधिक गांव के लोग मिलकर एक पंचायत का निर्माण कर रहे हैं, तो दो या दो से अधिक गांव के बीच में यदि कोई विवाद हुआ है तो उस पंचायत अंतर ग्रामीण पंचायत के द्वारा उस विवाद को सुलझाया जाता है, और उस अंतर ग्रामीण पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरदार कहलाता है। अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरदार कहलाता है। और इस जनजाति में बिटलाहा जैसी सजा का प्रावधान नहीं है। तो माल पहाड़िया जनजाति में बिटलाहा जैसी कोई भी सजा नहीं है। नेक्स्ट है सोरिया पहाड़िया। माल पहाड़िया की ही भांति जो सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, इनका जो भी स्वशासन व्यवस्था है उसमें जो भी ग्राम पंचायत है उसका प्रधान जो है वो मांझी कहलाता है। इसमें मांझी कहलाता है, इसमें मांझी या मुस्तगिरी, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसमें बस मांझी कहलाता है। मांझी का जो कार्य है, मुख्य कार्य क्या है? सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा करना। किसी प्रकार का झगड़ा है उसका निपटारा कौन करेगा? ये जो ग्राम पंचायत का प्रधान यानी मांझी करेगा, और साथ ही वह धार्मिक क्रियाकलापों का भी संपादन करता है, और साथ ही साथ ये सभी प्रकार के झगड़ों का भी निपटारा करता है, और धर्म से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप है उसको भी करवाता है, उसका भी संपादन करता है। मांझी की सहायता कौन करता है? गिरी, कोतवार, भंडारी और गोड़ाइत। मांझी की सहायता कौन करता है? माल पहाड़िया में दो लोग इसकी मांझी की सहायता करते हैं, गोड़ाइत और दीवान। वही सोरिया पहाड़िया में 4 जन गिरी, कोतवार, भंडारी और गोड़ाइत। गिरी, कोतवार, भंडारी और गोड़ाइत, ये 4 लोग मांझी की सहायता करते हैं। जो ये सोरिया पहाड़िया का शासन व्यवस्था है इसमें 15-20 गांवों पर एक नायक की व्यवस्था होती है। 15-20 गांव है तो उसमें एक नायक की व्यवस्था होती है। यदि 78-80 गांव है तो उसमें एक सरदार की व्यवस्था होती है जो कि अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। 15-20 गांव के लिए जो भी इसका जो पंचायत होगा उसका जो मेन होगा, जो निर्णय लेगा इनके मामलों का अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करने के लिए, तो वो नायक करता है। लेकिन 78-80 गांव यदि है तो उसमें एक सरदार का निर्माण किया जाता है जो कि अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। नेक्स्ट है करमाली जनजाति। इसमें सभी पद जो है वो वंशानुगत होते हैं। करमाली जनजाति में जो भी पद है वो सारे पद कैसे होते हैं? वंशानुगत होते हैं, और कोई भी व्यवस्थित राजनीतिक संगठन जो है वो नहीं पाया जाता है। कोई भी व्यवस्थित और राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है करमाली जनजाति में। इनका जो जातीय पंचायत है उसका जो मेन होगा, प्रधान होगा, उसको मालिक कहते हैं। जातीय पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है करमाली जनजाति में, जो पद क्या होता है? वंशानुगत होता है। मालिक का पद जो है वो वंशानुगत होता है। मालिक जो है वो गांव के विवाह, गोत्र, यौन अपराध जैसे मामलों का निष्पादन करता है। और परगना स्तर पर एक सतगवैया नाम का पंचायत होता है। परगना स्तर पर यदि देखा जाए तो एक पंचायत होता है जिसका नाम है सतगवैया नाम का एक पंचायत होता है, जिसका प्रमुख कार्य है अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करना। और इसका प्रमुख क्या कहलाता है? तो परगना मालिक कहलाता है। सतगवैया पंचायत का नाम है, और ये क्या करता है? ये परगना स्तर पर विवादों का निपटारा करता है, और इसका प्रमुख जो है वो परगना मालिक कहलाता है। परगना से ऊपर भी एक पंचायत है जो कि 20-22 गांव की एक पंचायत होती है परगना से ऊपर, और इस परगना से ऊपर जो है उसको बाईसी कहा जाता है। बाईसी, यहाँ देखिए 20-22 गांव, 22 से 22 बना, तो इस तरह से 20-22 गांव की एक पंचायत है करमाली जनजाति में जिसे कि बाईसी कहा जाता है। इस जनजाति में शारीरिक के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। शारीरिक दंड भी मिलता है कोई दोषी है तो, और आर्थिक दंड भी दिया जाता है। गोड़ाइत के द्वारा पंचायत की बैठक की सूचना जो है वो गांव के लोगों तक पहुंचाया जाता है। पूरे गांव के लोगों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है कि पंचायत की बैठक की सूचना, पंचायत में मीटिंग बैठेगा, इसकी सूचना गाँव के लोगों तक गोड़ाइत के द्वारा पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट परिया जनजाति। और इस जनजाति में गांव पंचायत का जो मुखिया होता है उसको महतो कहते हैं। ग्राम पंचायत का जो मुखिया है परिया जनजाति में महतो कहलाता है, और महतो का जो सहायता करता है वो कहतो या खतो कहलाता है। महतो का सहायक कहतो या खतो कहलाता है। महतो द्वारा प्रथागत नियमों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। जो भी उनका प्रथा है, नियम कानून है, उसी के आधार पर महतो के द्वारा निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक गाँव में एक जाति पंचायत होता है जिसको भैयारी या जाति गोट कहा जाता है। परिया जनजाति का जो गाँव है, प्रत्येक गाँव में एक जाति
पंचायत होता है, जिसे कि भैयारी या जाति गोट कहा जाता है। 8-10 गाँव को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, जिसे कारा भैयारी कहा जाता है। 8 से 10 गाँव, इनको मिलाकर जो पंचायत बनता है अंतर ग्रामीण पंचायत, इसका जो गठन किया जाता है जिसे कारा भैयारी कहा जाता है। यह क्या करता है, एक या अधिक गाँव का जो विवाद है उसका निपटारा करता है। एक या एक से अधिक गाँव के बीच में जो विवाद हुआ है उसका निपटारा कारा भैयारी के द्वारा किया जाता है, जो कि एक अंतर ग्रामीण पंचायत है। गाँव के धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो गाँव का जो भी धर्म से रिलेटेड क्रियाकलाप है, काम है, उसका संपादन जो है वो महतो के द्वारा ही किया जाता है। गाँव के कल्याण के लिए बैगा द्वारा पूजा पाठ आदि संबंधित क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है। तो धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन महतो द्वारा ही किया जाता है और गांव के कल्याण के लिए बैगा के द्वारा पूजा पाठ से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप है उसको किया जाता है बैगा के द्वारा। नेक्स्ट है कोरवा या कोरवा जनजाति। तो कोरवा जनजाति की अपनी जातीय पंचायत पाई जाती है। इनमें भी जातीय पंचायत होता है और इसके माध्यम से शादी विवाह हो, यौन अपराध हो, जमीन जायदाद हो, संपत्ति का बंटवारा, तलाक, डायन बिसाही आदि से संबंधित जो भी मामले हैं इसका निष्पादन जो है वो किया जाता है जातीय पंचायत के द्वारा। जो ग्राम पंचायत है उसका प्रधान क्या कहलाता है कोरवा जनजाति में, तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है, मुखिया कहलाता है। जो अंतर ग्रामीण विवाद है उसके निपटारे के लिए एक पद का प्रावधान है, जिस पद का नाम है बड़ा मुखिया। बड़ा मुखिया नाम का एक पद है अंतर ग्रामीण विवादों के निपटारे के लिए। और कोरवा जनजाति में गवाहों को शपथ दिलाकर आरोपों की सत्यता का पता लगाया जाता है। इसमें कोरवा जनजाति में क्या है, कोई आरोप साबित करने के लिए, आरोप जो है वो सत्य है या नहीं उसका पता लगाने के लिए गवाहों को भी शपथ दिलाया जाता है। शपथ दिलाकर उनसे पूछा जाता है, जो भी गवाही देता है उसको उस जो भी आरोप है उसकी सत्यता के बारे में पता लगाने के लिए। उसके बाद इस जनजाति में जाति से बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को बिटलाहा की भांति समाज से निष्कासित किया जा सकता है। कोरवा जनजाति में भी क्या होता है कि यदि अपनी जाति से दूसरी जाति में शादी कर लिया कोई व्यक्ति, यानी जाति से बाहर यदि विवाह कर लिया है कोई व्यक्ति, तो उसे बिटलाहा की सजा दी जाती है और बिटलाहा की ही भांति उनको भी समाज से निष्कासित किया जा सकता है। समाज से निष्कासित जो व्यक्ति है यदि वो भोज भात दे देता है तो वो दोबारा समाज में शामिल हो जाता है और इस प्रथा को भात भीतर कहा जाता है। कोरवा जनजाति में भी इस प्रथा को क्या कहा जाता है, भात भीतर कहा जाता है, जिसमें कि समाज से जो भी निष्कासित व्यक्ति है वो भोज देकर फिर से अपने समाज में वो वापस आ जाता है। इस प्रथा को भात भीतर कहा जाता है। नेक्स्ट है असुर जनजाति। तो असुर पंचायत के जो प्रमुख अधिकारी है वो महतो, बैगा, पुजार और गोड़ाइत होते हैं। जो भी असुर जनजातियों का असुर पंचायत है उनका जो प्रमुख अधिकारी कौन कौन होता है, तो उनका उस पंचायत का प्रमुख अधिकारी महतो होता है, बैगा होता है, पुजार होता है और गोड़ाइत होता है। महतो, बैगा, पुजार और गोड़ाइत। और असुर पंचायत में गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। इस पंचायत में गांव के जितने भी वयस्क जो है एजेड जो पुरुष सदस्य है वो भाग लेते हैं। 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक मिलकर पंच का निर्माण करते हैं। असुर जनजाति में 5 गांव के जो सबसे वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग मिलकर एक पंच का निर्माण करते हैं। गांव के सभी विवादों का निपटारा जो है वो असुर जनजाति में पंच के द्वारा ही किया जाता है। पंच के द्वारा किया जाता है गांव के सभी विवादों का निपटारा। पंच द्वारा शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंड भी दिए जाते हैं असुर जनजाति में। नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति। तो बिरहोर जनजाति के लोग जो है वो शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं, जिसे टंडा कहा जाता है। इस जनजाति के लोग किस समूह के रूप में बटे होते हैं, तो शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं और जिसे क्या कहा जाता है, टंडा कहा जाता है। और ये टंडा ही बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन है। तो बिरहोर जनजाति में बिरहोरों का जो बिरहोर जनजाति के लोग हैं उनका सबसे ऊपर का संगठन क्या है, टंडा ही है। टंडा ही सर्वोच्च संगठन है और इसी का मुखिया क्या कहलाता है, मालिक या नाया कहलाता है। टंडा का जो मुखिया है वो मालिक कहलाता है या फिर नाया कहलाता है। नाये का जो साथ देता है, सहयोगी होता है, वो दिगुआर या कोतवार कहलाता है। नाये का सहयोगी दिगुआर या फिर कोतवार कहलाता है। गांव के विवादों को सुलझाने के लिए टंडा तथा नाये के साथ सभी परिवारों के मुखिया की सभा होती है। जो मीटिंग या बैठक होती है उसमें टंडा होता है, नाये होता है, उसके साथ साथ जो भी परिवार है सभी परिवार का जो मुखिया है उनका एक सभा होता है जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट है बिरजिया जनजाति। तो इस जनजाति की जो परंपरागत जातीय पंचायत है उसको कुटुमाइत कहा जाता है। कुटुमाइत किसे कहा जाता है, बिरजिया जनजाति का जो परंपरागत जातीय पंचायत है उसे ही कुटुमाइत कहा जाता है। और ये कुटुमाइत है, इसका जो मुखिया रहेगा, मेन रहेगा इस पंचायत का, उसको हाकिम कहा जाता है। और जातीय पंचायत द्वारा ही सभी प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है।
और इनकी जातीय पंचायत में बैगा, बेसरा, धावक और गांव के जो बुजुर्ग और सम्मानित लोग हैं वो शामिल होते हैं। जातीय पंचायत में कौन कौन होते हैं? बिरिया जनजाति के बैगा, बेसरा, धावक और गांव के जो भी बुजुर्ग और सम्मानित लोग हैं वो लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट है सबर जनजाति। सबर जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है और उस जातीय पंचायत का जो मेन है, प्रमुख है, वो प्रधान कहलाता है। और जो ये प्रधान है इसका सहायता करता है, गोड़ाइत करता है। प्रधान की सहायता गोड़ाइत करता है, जो कि प्रधान के जितने भी आदेश है, सभी आदेश और जो भी संदेश है उसको गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है गोड़ाइत। जातीय पंचायत द्वारा ही गांव के सभी विवादों का निपटारा किया जाता है। जातीय पंचायत के जितने भी पद होते हैं सारे वंशानुगत होते हैं सबर जनजाति में। नेक्स्ट है खोंड जनजाति। खोंड जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है उसको गोटिया कहा जाता था। गांव का मुखिया को गोटिया कहा जाता था, जो गांव के सभी विवादों का समाधान करता था। ये पहले करता था गोटिया, लेकिन वर्तमान समय में यह पद ही, गोटिया का जो पद है, ये विद्यमान ही नहीं है। अभी वर्तमान समय में खोंड जनजाति में क्या होता है, सबकी सम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है। सर्वसम्मति से एक सरपंच का चयन किया जाता है, जो कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है और वही जितने भी विवाद है उसका निपटारा करते हैं, उसका समाधान करते हैं। नेक्स्ट है बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति में परंपरागत रूप से एक पंचायत व्यवस्था पाई जाती है और उस पंचायत व्यवस्था का जो मेन और प्रधान होता है उसको दोहर कहते हैं, दोहर कहलाता है। और ये दोहर का पद जो है वो वंशानुगत होता है और ये धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसका भी संपादन करता है, जो ये दोहर है। इस जनजाति में सभी विवादों का निराकरण पंचायत द्वारा ही किया जाता है। जितने भी विवाद है उसका निराकरण किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत के द्वारा, यानी पंचायत के प्रधान जो कि दोहर कहलाता है उनके द्वारा। अंतरग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जो अंतरग्रामीण 2 या 2 से अधिक ग्रामों को मिला के जो पंचायत का निर्माण किया जाता है उसका मुखिया प्रधान कहलाता है। इसमें अंतरग्रामीण पंचायत का जो मुखिया है बथुड़ी जनजाति में वो प्रधान कहलाता है। सगोत्र विवाह को इसमें गंभीर अपराध माना जाता है। सेम गोत्र में जो विवाह करता है उसको गंभीर अपराध माना जाता है बथुड़ी जनजाति में। नेक्स्ट है किसान जनजाति। तो किसान जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जो कि गांव के विवादों को निपटाने का कार्य करती है और कई गांवों को मिलाकर परगना पंचायत की स्थापना होती है। किसान जनजाति में परगना पंचायत की स्थापना होती है, जो कि अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। और जो किसान जनजाति है इसमें जो परगना पंचायत है इसके प्रमुख अधिकारी 3 हैं, महतो, कोतवार और सरदार। जो परगना पंचायत है इसके 3 प्रमुख अधिकारी है, महतो, कोतवार और सरदार। पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का सारा खर्च जो है वो वहन करना होता है। पंचायत यदि कोई बैठक कर रही है तो जिनके भी मुद्दे हैं उन्हीं लोगों को पंचायत को चलाने का उस दिन का जो भी खर्चा आएगा वो सारा वहन करना होता है किसान जनजाति में। उसके बाद है बंजारा जनजाति। इनमें भी कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली जो है वो नहीं पाया जाता है और गांव की समस्याओं के निवारण के लिए एक सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है। तो बंजारा जनजाति में किस चीज का गठन किया जाता है? सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है, ताकि गांव की समस्याओं का निवारण हो सके। और इस सामुदायिक परिषद का जो एक मेन रहेगा, प्रमुख रहेगा, वो नायक कहलाता है। सामुदायिक परिषद का प्रमुख नायक कहलाता है। नायक का चुनाव कैसे होता है? तो जो बंजारा जनजाति के सदस्य है उन्हीं के द्वारा नायक का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है बिंजिया जनजाति। बिंजिया जनजाति की भी अपनी एक जातीय पंचायत होती है और जिसका मेन या प्रधान जो है वो मादी या गद्दी कहलाता है, मादी या गद्दी कहलाता है। बिंजिया जनजाति के जातीय पंचायत का जो प्रधान है उसे मादी कहते हैं या फिर गद्दी कहते हैं, मादी तथा गद्दी कहते हैं। जातीय मामलों का जो निराकरण है वो जातीय पंचायत में ही किया जाता है और इस जनजाति में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। हर घर का एक प्रतिनिधि सदस्य होगा, जो मेन सदस्य रहेगा हर घर का, वो सब मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं और उसमें से जो प्रमुख रहेगा उसको करटाहा कहते हैं। प्रतिनिधि समिति का प्रमुख जो है वो करटाहा कहलाता है और करटाहा ही सभी प्रकार के विवादों का निराकरण करता है और करटाहा का फैसला ही अंतिम और सभी को मान्य भी होता है। इस जनजाति में, बिंजिया जनजाति में, गो मांस, गाय का जो मांस है इसका भक्षण जो है वो वर्जित है। गो मांस को खाना जो है वो मना है बिंजिया जनजाति में, तथा गो मांस का भक्षण करने पर उनको समाज से बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। कुछ अपराधों के मामले में गांव को सामूहिक भोज देने पर समाज से बहिष्कृत जो लोग हैं उनको फिर से समाज में शामिल भी कर लिया जाता है बिंजिया जनजाति में। नेक्स्ट है गोंड जनजाति। इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है और इसका मुखिया क्या होता है? बैगा होता है और जिसको सयाना भी कहा जाता है। गोंड जनजाति का जो जातीय पंचायत है उसका मुखिया जो है वो बैगा या फिर सयाना कहलाता है। गांव के सभी विवादों का निपटारा जो है वो जातीय पंचायत में ही किया जाता है और जहाँ पे सबकी सम्मति से निर्णय लिया जाता है।
सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। पंचायत द्वारा जो भी फैसला सुनाया गया है उसकी जो भी अवहेलना करने वाला व्यक्ति होगा उसे समाज से ही बाहर कर दिया जाएगा, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। क्षमा मांगने या फिर जाति भोज देने पर जो भी व्यक्ति बहिष्कृत हुआ है उनको फिर से समाज में शामिल किया जा सकता है, गोंड जनजाति में भी। नेक्स्ट है चेरो जनजाति। चेरो जनजाति में स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है और जिसकी अपनी पंचायत होती है। इसी पंचायत में गांव के विभिन्न विवादों का समाधान किया जाता है। अलग अलग विवाद जो है उसका समाधान इसी पंचायत में किया जाता है। और जो चेरो जनजाति में गांव, अंचल और जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती है। अलग अलग स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती है। जो गाँव और अंचल है इस स्तर पर जो पंचायत का प्रधान होता है उसको मुखिया कहते हैं। गांव और अंचल स्तर का पंचायत का जो मेन रहेगा, प्रधान रहेगा, वो मुखिया कहलाता है। और जो जिला स्तर का पंचायत है उसका जो मेन या प्रधान है वो सभापति कहलाता है। सभापति, मुखिया और सभापति। पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने पर जो दोषी व्यक्ति है उसको जाति व समाज से बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। नेक्स्ट है चीक बड़ाइक जनजाति। इसमें कोई व्यवस्थित स्वशासन की प्रणाली जो है वो विद्यमान नहीं है और कई गांव मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन करते हैं। चीक बड़ाइक जनजाति में कई गांव मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन करते हैं और जिसका प्रमुख जो है वो राजा कहलाता है। राजा की सहायता किसके द्वारा की जाती है? दीवान और पांडरे के द्वारा की जाती है। राजा की सहायता दीवान और पांडरे के द्वारा। और चीक बड़ाइक जनजाति की जो शासन व्यवस्था है इसमें सभी पद वंशानुगत होते हैं। इसमें भी सारे पद कैसे होते हैं? वंशानुगत होते हैं। उसके सभी विवादों का जो निपटारा है वो अंतर ग्रामीण पंचायत के द्वारा प्रथागत नियमों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है बेदिया जनजाति। इनकी जो व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली इनमें भी पाई जाती है और गांव स्तर पर जो निर्मित पंचायत है उसका मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। जो गांव स्तर पर जो पंचायत बना हुआ है उसका जो मेन या मुखिया जो है वो प्रधान कहलाता है। और प्रधान कहलाता है या फिर महतो भी, प्रधान और महतो दोनों कहलाता है। ये गांव के स्तर पर निर्मित पंचायत है तो गांव के स्तर पर जितने भी मामले हैं इसका निपटारा कौन करेगा? प्रधान ही करता है। और प्रधान या फिर महतो करता है, एक ही है, जिसे कि महतो भी कहा जाता है। और इसका सहयोगी क्या कहलाता है? तो प्रधान या महतो का जो सहयोगी है, इसकी जो सहायता करता है वो गड़ोत कहलाता है, गड़ोत। कई गांवों को आपस में मिलाकर जो अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है उसका जो मुखिया होगा वो क्या कहलाता है? सरकार कहलाता है। सरकार कौन कहलाता है? तो एक से ज्यादा गांवों को आपस में मिलाकर जो एक अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया गया है उस अंतर ग्रामीण पंचायत का जो मुखिया होगा वो सरकार कहलाता है। बेदिया जनजाति में समाज के सर्वोच्च स्तर पर जो निर्मित पंचायत है उसका जो भी प्रमुख है उसको परगणित कहते हैं। इनमें जो सबसे ऊपर के स्तर पर देखा जाए, गांव के स्तर पर देख लिए, अब सबसे ऊपर के स्तर पर जो भी पंचायत निर्मित है उसका जो मेन होगा, प्रमुख होगा, वो परगणित कहलाता है। और इसमें सभी पद कैसे होते हैं? वंशानुगत होते हैं, बेदिया जनजाति में भी। नेक्स्ट है कोरा जनजाति। तो कोरा जनजाति की अपनी एक परंपरागत ग्राम पंचायत होती है और उस ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो महतो कहलाता है। ग्राम पंचायत कोरा जनजाति का जो ग्राम पंचायत है उसका मुखिया जो है वो महतो कहलाता है। और ये महतो का सहायता कौन करता है? तो प्रमाणिक तथा जोग मांझी, ऐसे दो पद है जो कि महतो की सहायता करता है, प्रमाणिक तथा जोग मांझी। ग्राम पंचायत में जो प्रचलित रीति रिवाज है उसी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं महतो के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है गोड़ाई जनजाति। तो इस जनजाति में कोई व्यवस्थित पंचायत नहीं पाया जाता है। गोड़ाई जनजाति में भी कोई भी व्यवस्थित ढंग से पंचायत जो है वो नहीं पाया जाता है और विभिन्न मामलों का निपटारा जो है वो जातीय पंचायत के माध्यम से ही किया जाता है। और उस जातीय पंचायत का जो प्रमुख है वो दरीना कहलाता है। दरीना किसे कहते हैं? तो गोड़ाई जनजाति में जो जातीय पंचायत है उसका जो प्रमुख है वो दरीना कहलाता है। और गोड़ाई जनजाति में जो पिता की संपत्ति है वो पुत्रों में बराबर बराबर विभाजित की जाती है और पुत्री को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तलाक और विधवा विवाह के जो मामले हैं वो जातीय पंचायत के पास सुनवाई के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कंवर जनजाति। जातीय पंचायत की व्यवस्था इसमें भी पाई जाती है और इसका जो मुखिया होता है वो सयाना कहलाता है। कंवर जनजाति के जातीय पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है। और जातीय पंचायत के अतिरिक्त इनकी ग्राम पंचायत भी होती है जिसका मुखिया पटेल या प्रधान कहलाता है। पटेल या प्रधान ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है। और कई गाँव को मिलाकर जो एक अंचल स्तरीय पंचायत है उसका गठन किया जाता है जो कि अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। उसके बाद कई अंचलों को आपस में मिलाकर एक केंद्रीय पंचायत का गठन किया जाता है। एक से ज्यादा अंचल को आपस में यदि मिला दिया जाए तो उससे एक केंद्रीय पंचायत का गठन किया जाता है जो कि संपूर्ण जो क्षेत्र है उससे संबंधित जो भी विवाद होगा उसका निवारण करेगी केंद्रीय पंचायत।
नेक्स्ट है कोल जनजाति। तो परंपरागत पंचायत की व्यवस्था इनमें पाई जाती है कोल जनजाति में, और इसका जो मुखिया होता है वो मांझी कहलाता है। कोल जनजाति की पंचायत व्यवस्था का मुखिया मांझी कहलाता है, और इसी पंचायत में गांव के सभी मामलों का निपटारा किया जाता है। पंचायत का फैसला सभी को मान्य होता है। नेक्स्ट है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था जो है वो पाई जाती है, और इसका प्रमुख यानी जो खरवार जनजाति का जातीय पंचायत है उसका जो प्रमुख है वो मुखिया कहलाता है। गांव के प्राय सभी मामले जो है वो जातीय पंचायत द्वारा ही सुलझाए जाते हैं। दो या दो से अधिक गांव का जो विवाद हुआ उसका निराकरण अंतर ग्रामीण पंचायत के द्वारा किया जाता है। 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है। 5 गांव की पंचायत होगा तो उसको पचोरा कहा जाता है। 4, 5 और फिर 7 तथा 7 गांव का जो पंचायत है उसको सतोरा कहा जाता है। ये चट्टी, पचोरा और सतोरा ये किस जनजाति में है? तो खरवार जनजाति में है। ये 4 गांव का पंचायत चट्टी, 5 गांव का पंचायत पचोरा, 6 नहीं है, 4, 5 उसके बाद 6 छोड़ के 7 गांव का पंचायत सतोरा। किसी व्यक्ति द्वारा पंचायतों का निर्णय यदि नहीं माना जा रहा है तो उनको उस गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, गांव से ही बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बैगा जनजाति, सबसे लास्ट जनजाति यही है। इस जनजाति में परंपरागत रूप से जातीय पंचायत की व्यवस्था जो है वो विद्यमान रहती है, और इस बैगा जनजाति का जो जातीय पंचायत है उसका जो प्रमुख है वो मुकद्दम कहलाता है। बैगा जनजाति के जातीय पंचायत का प्रमुख जो है वो मुकद्दम कहलाता है, और ये मुकद्दम भी का जो पद है ये भी वंशानुगत होता है। मुकद्दम की सहायता के लिए ग्रामीणों द्वारा निर्वाचित 2 पद होते हैं। जो गाँव के लोग हैं 2 लोगों को चुनते हैं, 2 पद को चुनते, एक सयाना और दूसरा सीख का पद। सयाना का पद और सीख का पद, ये 2 लोग जो है सयाना और सीख, ये मुकद्दम की सहायता करते हैं। पंचायत के फैसले को गांव के लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो चारीदार करता है। चारीदार जो कि एक संदेश वाहक है, जो कि पंचायत के फैसले को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है बैगा जनजाति में, चारीदार। यहाँ पे सारे जनजाति कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।